तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का एक न्यू टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है? डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात हिंदी में उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये ऑल एग्जाम, यानी कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि बायोलॉजी से भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है एक दो, तो डाइजेस्टिव क्वेश्चन, क्योंकि जूलॉजी का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो आपका डाइजेस्टिव है, तो ना चाहकर भी एग्जामिनर को इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाना पड़ता है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, कंप्लीट आपके सामने इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बता दें आपको, डाइजेस्टिव आपका जो होता है वो आपका 10% आपका फिजिकली होता है और 90% आपका क्या होता है? केमिकली। हम यह एक शब्दों में कह सकते हैं कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो फिजियोकेमिकली होता है। क्या होता है? फिजियोकेमिकली होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्टों में हमको बांट कर पढ़ना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमको दो पार्टों में हमको बांट कर पढ़ना है। पहला आपका एक है एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हिंदी में कहते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। आहार नाल उसको बोलते हैं जिसमें भोजन पूरी तरीके से क्या होता है? घूमता रहता है जब तक उसका पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हो जाता। उस नाल को क्या बोलते हैं? आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। जिसकी जो लंबाई होती है 32 फीट होती है। अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो वो क्या होगा? 9 मीटर। क्या होगा? 9 मीटर। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पाचन ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पाचन ग्रंथि। पहले तो आप लोग को हम एक बात बता दें, ग्रंथि क्या चीज होती है, ग्लैंड क्या चीज होती है। देखो, हमारे शरीर में जो छोटे छोटे थैलियां पाई जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ग्लैंड या ग्रंथि। क्या बोला जाता है? ग्लैंड या ग्रंथि। उनमें दो ही चीज हो सकता है, या तो एंजाइम होता है या तो आपका हार्मोन होता है। तो एंजाइम और हार्मोन का जो आपका चैप्टर है वो अलग है और उसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे और उसमें जितने भी हार्मोन होंगे, जितने भी आपके एंजाइम होंगे, सबके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो एंजाइम आपका होता है और जो आपका हार्मोन होता है, दोनों में क्या होता है? बहुत डिफरेंट होता है। एंजाइम जब भी आपकी बॉडी से बाहर आएगा वो ब्लड के साथ में नहीं आएगा। मतलब कि एंजाइम जब भी आपकी बॉडी के बाहर आएगा वो ब्लड के साथ में नहीं आएगा। अगर हार्मोन्स आपकी बॉडी के बाहर आ रहा है तो वो ब्लड के साथ में आएगा। जैसे एग्जांपल पर हम आपको एंजाइम वाला एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे पसीना आपकी बॉडी से बाहर निकलता है तो जो आपका पसीना होता है उसमें ब्लड साथ में नहीं होता। आपकी आंखों से आंसू निकलता है, उसमें ब्लड नहीं होता। मतलब कि ये सब जितने भी सारी चीजें क्या है? एंजाइम है। तो हालांकि इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगा। आगे की ओर हम देखते हैं कि हमको डाइजेस्टिव में आहार एलिमेंट्री कैनाल में किन किन पार्टों के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने हिंदी वाला जो नाम है उसको लिख दिया है और इसका नाम हम इंग्लिश में आपको बताएंगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो भी सही तरीके से इसको देख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपका है मुख गुहा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। मुख गुहा में क्या क्या चीजें हैं हम उसको आगे बताएंगे। सबसे पहले पार्टों के बारे में पढ़ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इतना लंबा क्यों होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके बारे में। तो अगला क्या है? ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली, जो हमारे गले के पास में होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओएसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओएसोफेगस। अगला आपका है आमाशय। क्या है? आमाशय, जिसको हम बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं? पेट या उदर। क्या बोलते हैं? पेट या उदर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमच। क्या बोलते हैं? एस्टोमच। अगला जो आपका है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला आपका है बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। अगला आपका है मलाशय। क्या है? मलाशय, जहां पर भोजन का पूर्ण डाइजेशन होने के बाद जहां पर भोजन अंततः जाकर स्टोर होता है उस चीज को बोलते हैं मलाशय, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस। और आपका जहां जहां से हम डाइजेस्टिव अर्थात एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा हम अनपचे भोजन को बाहर निकाल देते हैं, उस द्वार को बोला जाता है गुदा द्वार, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस। यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, इसमें क्या क्या आता है, ग्लैंड में क्या क्या आता है, मतलब कि ग्रंथि में क्या क्या आता है। हमने आपको बताया कि आपके भोजन का जो डाइजेशन होता है वो एंजाइम और हार्मोन्स को लेकर होता है। तो हम देखते हैं कि पाचन जो ग्रंथियां होती हैं वो कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो अगला आपका है लार ग्रंथि है। क्या है? लार ग्रंथि है, जिसको बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड। फिर उसके बाद आपका है जठर ग्रंथि, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि स्टोमच में पाया जाता है। और लार ग्रंथि आपका बक्कल कैविटी में पाया जाएगा, अर्थात मुख गुहा में पाया जाएगा। अगला आपका है यकृत, इसको बोलते हैं आपका
लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर। और पित्ताशय यानी कि लीवर क्या करता है, पित्त को बनाता है और कहाँ स्टोर करता है, पित्ताशय में स्टोर करता है। तो इसको बोलते हैं लीवर, इसको बोलते हैं ग्लैडर, क्या बोलते हैं, ग्लैडर। अगला आपका है अग्नाशय, क्या है, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज, क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। हमारे भोजन का डाइजेशन करने में इन सारे ग्रंथ से निकली हुई एंजाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनसे निकलता है एंजाइम, वो हमारे भोजन को पचाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगला हम देखते हैं भैया कि डाइजेस्टिव होता क्या है। डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों ही आपके एक अलग वर्ड हैं और इन दोनों की डिफिनीशन क्या है, अलग अलग है। डाइजेशन क्या होता है कि भैया हम किसी कोई जटिल भोज्य पदार्थों को खा लेते हैं, यानी कि कुछ भी हम भोजन करते हैं उनको सही तरीके से सरल भोज्य पदार्थों में तोड़कर उनका जो एक पूरी तरीके से डाइजेशन करने के बाद उसका लिक्विड बनाने के बाद ब्लड में मिला देना, ब्लड में मिला देना, ये आपका हो गया कंप्लीट डाइजेशन। क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है कि जो ये हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद इनको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लेना, अर्थात लास्ट में इनसे जो लिक्विड निकलता है, अर्थात इनका जो डाइजेशन होता है, ये क्या होते हैं, लास्ट में लिक्विड हो जाता है। और वही लिक्विड क्या होता है कि जो इस कार्य को करने में हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो इस कार्य में भूमिका निभाते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले सुचारू रूप से जो हमारे अंदर अंग होते हैं उन्हीं को कंप्लीट हम बोल देते हैं पाचन तंत्र। क्या बोल देते हैं, पाचन तंत्र। हालांकि आई होप यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं कि भैया कि किन किन चीजों का हमारे अंदर डाइजेशन होता है और कौन कौन सी चीज ऐसे होती हैं जिनका डाइजेशन ना होकर डायरेक्टली हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अर्थात अवशोषित कर लेते हैं। तो जिनके कण बहुत छोटे होते हैं उन चीजों को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अवशोषित कर लेते हैं। जैसे जल आपका हो गया, विटामिन आपका हो गया, खनिज हो गया। क्यों करते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता, इनका क्या होता है, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। तो मतलब कि ये मतलब कि इतने छोटे कण इनमें होते हैं कि हम इनका डाइजेशन नहीं करते हैं, अर्थात जो आपका टीथ होता है उससे हम इसको चबा नहीं सकते हैं। इनका डायरेक्टली क्या होता है, एब्जॉर्ब हम लोग कर लेते हैं, बॉडी हमारी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो डाइजेशन पाचन हमने अभी आपको बताया कि पाचक एक प्रकार का फिजियोकेमिकली। अब जैसे 10% क्या होता है, फिजियो क्या होता है कि मतलब फिजिकली जो क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि 10% ऐसी क्रियाओं को हम डाइजेशन करते समय करते हैं कि जिनके जो क्या करते हैं, कुछ चीजों को हम खाते हैं तो दांत से क्या होता है, तोड़ते हैं। तो जहां पर तोड़ फोड़ होता है, जहां पर तोड़ फोड़ होता है उसे बोलते हैं फिजिकली। क्या बोलते हैं, फिजिकली। फिर उसके बाद भोजन आपका जाता है ओएसोफेगस में, अर्थात ग्रास नली में। कहां पर जाता है, ग्रास नली में जाता है, जहां पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, केवल इसमें एक क्रिया होती है जिसका नाम है क्रामाकुंचन की क्रिया। क्या नाम है, क्रामाकुंचन की क्रिया। इस क्रिया के फलस्वरूप भोजन धीरे धीरे क्या होता है, आमाशय की ओर खिसकता है। इस ओएसोफेगस में एक वाल्व लगा होता है जो भोजन को धीरे धीरे क्या करता है, आमाशय की ओर ठेलता है। तो आई होप यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम भैया देखते हैं कि मुख गुहा में क्या ऐसी चीजें होती हैं, ग्रास नली में क्या होती हैं, एस्टोमच में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। इन सब के पार्टों के बारे में देखते हैं और इन पार्टों के बारे में हम आपको बताएंगे और इसके बारे में अंदर तक एक्सप्लेन हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन इन पार्टों के बारे में बता दे रहे हैं कि इन पार्टों के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन आता है। तो सबसे पहले हम देंगे कि मुख गुहा अर्थात बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज आता है। तो नोट कर लीजिएगा, कॉपी पिन अगर रखे रहिएगा तो उसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि पूरे बोर्ड में लिखना थोड़ा दिक्कत लगता है, इसीलिए पूरे बोर्ड में नहीं लिखते हैं। तो हम स्लो पढ़ा रहे हैं। आप लोग को कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप उसको वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मुख गुहा में क्या क्या होता है। मुख गुहा में क्या होता है, सबसे पहले आपका टीथ होता है। क्या होता है, टीथ होता है। तो सबसे पहले टीथ के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुख गुहा में होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड अर्थात लार ग्रंथियां। ये लार ग्रंथियां होती हैं 6, जोड़ी में होती हैं 3। जोड़ी में कितनी होती हैं, 3। तो ये लार ग्रंथियों का नाम कुछ इस प्रकार का है कि इन तीनों लार ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड ग्रंथि होती है। क्या होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है, जो सांप में एक जहर का काम करती है। किसका काम करती है, जहर का काम करती है।
जाती है। तो जो सांप होता है आपका, उनमें जो पैरोटिड ग्रंथि होती है उनमें क्या भरा रहता है, पॉइजन। क्या भरा रहता है, पॉइजन। और सांप के जस्ट टीथ के ऊपर ये ग्लैंड पाया जाता है। इसीलिए जब भी सांप हमको बाइट करता है तो बाइट करने पर क्या होता है, दांत के ऊपर ही ग्लैंड उपस्थित होता है, और इस जैसे ही दांत से वो बाइट करता है, जो उसका ग्लैंड होता है उसमें ऐसा कुछ, मतलब कि उसका जो दांत होता है वो ग्लैंड में संपर्क कर जाता है, और उस ग्लैंड से क्या होता है कि जितना भी उसकी मात्रा होती है पॉइजन की, वो हमारे ब्लड के अंदर इंटर हो जाती है। तो ब्लड में जो पॉइजन इंटर करेगा, वो पॉइजन किस प्रकार से इंटर करेगा, सांप में जो होता है वो 2 ही प्रकार का पॉइजन होता है। आप लोग को हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया है कि सांप में केवल 2 ही प्रकार का पॉइजन होता है। एक पॉइजन आपका होता है हीमोटॉक्सिक, एक पॉइजन आपका होता है न्यूरोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक जो पॉइजन होता है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन पर अटैक करता है। किस पे अटैक करता है, ब्रेन पर अटैक करता है। और जो आपका हीमोटॉक्सिक जो ब्लड होता है, सॉरी पॉइजन होता है, वो क्या करता है, आपके ब्लड को दही की तरह क्या करता है, धीरे 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 क्या करता है, गाढ़ा करता चला जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को सांप वगैरह बाइट करता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, उसको सेलाइन की बोतल ज्यादा से ज्यादा चढ़ाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में अगर पानी की मात्रा कम हुई तो क्या करेगा, उस सांप के द्वारा इंटर हुआ बॉडी में जो पॉइजन होगा, वो पॉइजन क्या करेगा, ब्लड को बहुत ही जल्दी क्या करेगा, गाढ़ा कर देगा। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाने के बाद सबसे पहले जो आपका सेलाइन होता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, उसकी बोतल को चढ़ाया जाता है ताकि जो आपका ब्लड हो क्या रहे, पतला हो जाए। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई। अब चलिए, तो इन लार ग्रंथियों में क्या होता है, एक आपका हमने बताया पैरोटिड ग्रंथि हो गई, एक आपका सबमंडिबुलर हो गया, एक आपका सबलिंगुअल हो गया। ठीक है, तो इन तीनों लार ग्रंथियों में से जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड होती है, और यही पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है, सांप में चेहर का काम करती है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इन लार में से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, जो कि हमारे भोजन में उपस्थित कुछ ऐसे अवयव होते हैं जिनको डाइजेशन में क्या करते हैं, डाइजेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इनमें आपका एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो कि भोजन में उपस्थित जो कीटाणु होते हैं उनका क्या कर देता है, खात्मा कर देता है। क्या कर देता है, खात्मा कर देता है। अगला आपका होता है म्यूलिन। क्या होता है, म्यूलिन, जो कि भोजन को चिपचिपा बनाता है। कैसा बनाता है, चिपचिपा, यानी कि जो आप भोजन देखो, जब टीथ से आप भोजन को चलते हो तो वो देखो अंततः लास्ट में क्या होता है, चिपचिपा बन जाता है। अगर ये भोजन चिपचिपा ना बने तो ओएसोफेगस में जो भोजन खिसकता है वो अमाशय की ओर खिसके ना। ठीक है, तो भोजन में चिपचिपापन बनना बहुत जरूरी है, अर्थात म्यूलिन एंजाइम का निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला आपका क्या होता है, डाइस्टेज। क्या होता है, डाइस्टेज और टाइलिन। क्या होता है, डाइस्टेज और टाइलिन। तो ये दोनों क्या करते हैं कि जो भोजन में मंड उपस्थित होता है, मंड का मतलब होता है चोकर। एक देहाती भाषा में आपको बता दें, जो चोकर होता है वो अनाज का ऊपरी भाग होता है। अब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जब घर में रोटी बनती है तो जो आटा होता है इसको चाला जाता है, तो अगर उस आटे में से हम 100% चोकर को बाहर कर देते हैं तो आपका हो जाता है मैदा। क्या बन जाता है, मैदा। लेकिन आटे में कभी भी 100% चोकर को बाहर नहीं किया जाता है। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो अनाज होता है उसके ऊपरी भाग में आपका स्टार्च पाया जाता है, मंड। क्या पाया जाता है, मंड। और अनाज का अंतिम वाला जो अंदर वाला भाग होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अमाशय की ओर। आप इस फिगर में देखिए, थोड़ा समझिए। यहां पर आपका क्या होता है, बक्कल कैविटी। ये चीज क्या होती है, बक्कल कैविटी होती है, और ये चीज क्या होता है, ओएसोफेगस होता है। क्या होता है, ओएसोफेगस होता है। ठीक है, तो आगे आपका जो हम पहुंचते हैं इस तरफ अमाशय की ओर, स्टोमक। इसका हम बता दें आपको 3 भाग होता है। कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। जो आपके हृदय के पास वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। और जो बीच में भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, फंडिक। क्या बोलते हैं, फंडिक। और जो आपका तीसरा भाग होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। और जो मैंने यहां पर ग्लैंड आपको बताया था, जठर ग्लैंड अर्थात गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो अमाशय के तीसरे वाले पार्ट पाइलोरिक में ही पाया जाता है, और ऊपर में ऐसे क्या होता है, व्यवस्थित होता है, और इससे निकलता है जठर रस, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और इसमें 2 प्रकार का इंपॉर्टेंट जो आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है, एक आपका होता है रेनिन, एक आपका होता है
पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? जब हम किसी दूध वाली सामग्री को खाते हैं तो दूध क्या होता है कि उस दूध को एक जो आपका रेनिन होता है उसको दही के रूप में बदल देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? दही के रूप में। एक सा एग्जांपल हम आपको एक बढ़िया सा देते हैं कि देखो, आप लोगों के घर में जो छोटा बच्चा होगा, अगर वो दूध पीता होगा तो जब भी वो दूध को पलटता होगा तो वो दूध थोड़ा गाढ़े कलर का हो जाता होगा, मतलब कि गाढ़ा हो जाता होगा, अर्थात वो दही का रूप ले लेता होगा। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि तो हमारे अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो मतलब कि गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है उसमें से आपका जो रेनिन होता है, वही रेनिन क्या करता है? दूध की सामग्रियों को दही में कन्वर्ट करता है। इसीलिए देखते हो कि जिसके घर में बहुत बूढ़े दादा दादी होंगे, यदि उनका जो पेट वगैरह जब खराब होता होगा या कोई भी डाइजेशन में दिक्कत आती होगी तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जो है 100% में 90% जो दिक्कत बताता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इनको है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आपकी जब उम्र घटेगी तो साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा वो भी काम करना धीरे धीरे क्या होगा? कम कर देगा। तो जब ये काम करना कम कर देगा तो हम डॉक्टर क्या करेंगे कि जो बूढ़े आदमी होते हैं तो अगर इनमें ये प्रॉब्लम होती है तो उनको डायरेक्टली ही अगर दूध से बनी सामग्रियों को खाना होता है, तो जैसे डायरेक्टली कहते हैं कि आपको दूध खाना हो तो दूध मत खाइए, आप डायरेक्टली क्या खा लीजिए? दही खा लीजिए। क्यों कहते हैं? इसके पीछे का रीजन भैया आपको हम जस्ट अभी बताया कि अगर ये कमजोर हो गया तो इसका तो काम है दूध की सामग्रियों को दही में बदलना, तो अगर आप डायरेक्टली दही खा लेते हैं तो इसका थोड़ा बहुत काम क्या होगा? रुक जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? चलिए, अब भोजन क्या होता है? आगे बढ़ता है। भोजन क्या होता है? आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आई होप थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसमें आप लोगों को हम ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो पार्टों के बारे में बता दे रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कहां पर किस चीज का पाचन होता है, कैसे नहीं होता है। तो भोजन भैया पहुंचेगा छोटी आंत में। कहां पर पहुंचेगा? छोटी आंत में। कहां पर पहुंचेगा? छोटी आंत में। तो छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? जेजुनम। क्या कहलाता है? जेजुनम। क्या कहलाता है? जेजुनम। और छोटी आंत का जो दूसरा भाग होता है वो कहलाता है डेडुनम। क्या कहलाता है? डेडुनम। और छोटी आंत का जो तीसरा भाग होता है वो कहलाता है इलियम। क्या कहलाता है? इलियम। तो यहां तक की बात करिए तो 100% है जो आपका भोजन है वो छोटी आंत के तीसरे वाले भाग में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, अर्थात प्रोटीन का भी यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। फिर भोजन क्या होता है कि आगे बढ़ता है। भोजन क्या होता है? जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है वो आगे बढ़ता है और क्या करता है? इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल जल का अवशोषण होता है और किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो आई होप फिर भोजन क्या होता है? पहुंचता है एनस में, फिर कहां पर? रेक्टम में। फिर इसको हम एक्सेलेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा इसको हम अपने बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगली वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि किस प्रकार से हम मुख गुहा में क्या होता है, ग्रास नली में किस प्रकार से पाचन, अमाशय में किस प्रकार से पाचन, लार्ज इंटेस्टाइन में किस प्रकार से डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से डाइजेशन होता है। तो इसके बारे में आप लोगों को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हर एक नई वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।